हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। आप सभी का एजुकेशन वार्ता में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीन पियाजे की थ्योरी को डिस्कस किया था, बल्कि ये कहूँ कि पूरी थ्योरी डिस्कस नहीं करी थी। हम लोगों ने उनके कुछ मेन वर्ड्स को, कुछ की वर्ड्स को डिस्कस किया था और हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर ये जीन पियाजे ने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन और आपका मेंटल ऑपरेशन, जो टर्म्स हैं ये आखिर क्या हैं। तो रिवीजन करते हुए फिर से हम लोग शुरू करते हैं आज जीन पियाजे की थ्योरी, और आज पूरी थ्योरी होगी रिवीजन के साथ में। तो जीन पियाजे एक स्विस जो हैं, स्विट्ज़रलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट, जिन पर हम लोग ने बात कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, और इनकी थ्योरी को हम लोग जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, या इंटेलिजेंस की थ्योरी, या मेंटल डेवलपमेंट की थ्योरी। किसी भी नाम पर हम लोग इनकी थ्योरी को जानते हैं और किसी भी तरह से इस पर क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चाहे आप टीटी की बात करें या सीटेट की बात करें, रीट की बात करें, किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की बात करें, जीन पियाजे के बिना कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं होता। और इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी नई बातों पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जिस पर अभी तक हम बात नहीं कर रहे थे, नहीं सोच रहे थे। इसके पहले जिन्होंने भी चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करी, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को हम बहुत सारी बातें सिखाते हैं और वो सीखता है, समय के साथ साथ सीखता है। और लेकिन जीन पियाजे ने जो हमारे सामने टर्म रखा, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जैसे जैसे बच्चे की एज डेवलप होती है, जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती रहती है, एज बढ़ती रहती है, वो एक उसका सेट जो है लर्निंग प्रोसेस है और वो उसी पैटर्न में आगे बढ़ता चला जाता है। और इस पूरी लर्निंग प्रोसेस का उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर गहन अध्ययन किया और आगे जा कर के इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत की, जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई कि ऐसा नहीं है कि हम ही बच्चे को जो सिखाते हैं बच्चा वो सीखता है, बल्कि बच्चे के अंदर इतनी पावर होती है, बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने समाज से, अपने वर्ड से बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप ऑब्जर्व करते हुए सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा अपने लिए नॉलेज के वर्ड का निर्माण जो है वो स्वयं करता है, और शायद यही कारण है कि जीन पियाजे को हम एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट देखते हैं, एक निर्माणकर्ता के रूप में देखते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने नॉलेज का एरिया या अपने नॉलेज का वर्ड जो है वो स्वयं उसको क्रिएट करता है, स्वयं उसको बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये जीन पियाजे की खास मुख्य बातें हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि लैंग्वेज का निर्माण जो डेवलपमेंट होता है वो बाद में होता है। बच्चा पहले उसके मेंटल ऑपरेशंस चलने लगते हैं, वो चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है, और भाषा का विकास उसके बाद में होता है। कुछ एक ऐसी चीज़ें जो जीन पियाजे को अलग करती हैं, जिससे उनके हर बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये कुछ वो चीज़ें थी। और जहाँ पर वो हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आखिर कॉग्निटिव है क्या, संज्ञानात्मक क्या है, संज्ञान के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो बहुत साधारण शब्दों में समझ लीजिए, संज्ञान अर्थात जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हमारी समझने की जो प्रक्रिया होती है, द वे यू नो, जिस तरह से आप किसी चीज़ को जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप जिस तरह से किसी चीज़ को सीखते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी मेंटल एबिलिटी, मेंटल ऑपरेशंस इसके अंदर आते हैं, मेंटल वर्क इसके अंदर आते हैं, जैसे रीजनिंग, जहाँ पर हम तार्किक आधार पर किसी चीज़ को देखते, परखते और जानते हैं। इमेजिनेशन आता है आपका इसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है कि आप किसी समस्या को किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे आप किसी समस्या को समझते हैं, कितने एरियाज़ के अकॉर्डिंग आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर आप परसेप्शन की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, और आप कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को जानते हैं तो वो किस हद तक ठीक है या हमें अपील कर रही है। इन जो सारी चीज़ें जो हम डिसीजन मेकिंग हमारी होती है, इन सारी चीज़ों से मिल करके हमारे संज्ञान का निर्माण होता है, और हम इसी संज्ञान के आधार पर बेहतर और बहुत बेहतर बनते हैं। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव, वो इसी के आधार पर होता है, और जिसके आधार पर वो अच्छा और बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ हो पाता है।
और अपने सोशल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने एजुकेशनल एकेडमिक एरिया में बहुत आगे जा पाता है। तो ये था उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एरिया जहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, और जिन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर जो है लर्निंग प्रोसेस का आप कह सकते हैं या मेंटल डेवलपमेंट का कह सकते हैं, उनका अध्ययन करना प्रारंभ किया था। आगे जाके इनकी कई और भी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी किताबें इनके हमारे सामने हैं, और उन किताबों के आधार पर हम इनके बहुत सारे जो एजुकेशनल थॉट्स हैं और साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं उनको हम लोग समझ सकते हैं। जहाँ पर कुछ उन्होंने ऐसे कीवर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए जिसको हम लोग बिना डिस्कस किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसको भी हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा आप कह सकते हैं कि जब हम कोई भी विचार सुनते हैं, जानते हैं या समझते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में, ब्रेन में एक तरीके का मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, एक मानसिक प्रोसेस या मानसिक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और उसके आधार पर ही हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं। उदाहरण से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा कि रेड कलर, या आपसे किसी ने कहा कि पोटैटो, तो जब आपसे किसी ने कहा पोटैटो, तो आपके दिमाग में, चूंकि आपने पोटैटो देख रखा है, आप पोटैटो को जानते हैं, इसलिए आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है उस चीज़ का। और उस स्कीमा में आपसे किसी ने जो वर्ड बोला, जो कलर बोला, कोई जगह का नाम बोला, किसी पर्सनालिटी का नाम लिया, तो आपने उसी स्कीमा से वो कनेक्ट हो गया और आप ये समझ पाए कि ये सामने वाला क्या कह रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा। इसको उन्होंने स्कीमा शब्द कहा। और स्कीमा से थोड़ा सा अलग, स्कीमा तो हमारा जो बना हुआ है, एक पिक्चर आप कह सकते हैं, बनी हुई है हमारे मस्तिष्क में, उसके आधार पर हम चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। जो स्कीम्स होती है वो एक रूम्स ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं। मतलब आप इसको कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ नॉलेज या रूम्स ऑफ नॉलेज, कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्कीम्स किसी बच्चे के मस्तिष्क में होते हैं, और उससे वो कनेक्ट कर करके चीज़ों को देखता है और समझता रहता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात इन्होंने कही थी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हम अडेप्टेशन की प्रक्रिया में होते हैं, जब हम समायोजन की प्रक्रिया में होते हैं, तो हम 2 मुख्य स्थितियों से होकर के गुजरते हैं। एक है एसिमिलेशन और दूसरी है एक्मोडेशन। जब हम एसिमिलेशन की बात करते हैं, एसिमिलेशन अर्थात आत्मसात्करण, हम किसी चीज़ को देख करके आत्मसात कर लेते हैं। फिलोसॉफिकल एक वर्ड है जिस पे हम लोग अक्सर इस तरीके की बात करते हैं कि भाई अच्छी चीज़ों को आत्मसात कर लेना चाहिए। आत्मसात कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर लेना चाहिए, एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। तो ये बात कहते हैं। 2 स्पेशल जो है प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। तो एसिमिलेशन की प्रक्रिया में बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है, जब आत्मसात्करण की प्रक्रिया होती है, इसका मतलब है कि जब हमने किसी विचार को देखा, सुना, समझा, किसी व्यवहार को, किसी काम को जब हमने देखा, सुना और समझा, तो क्या होता है कि हमने उसको देखा और हमें लगा अरे हाँ, ये तो हम जानते हैं। एक बच्चे के दिमाग में ये आया, ये तो मैं जानता हूँ। तो जब उसके दिमाग में ये आता है कि मैं जानता हूँ, इट मीन्स कि उसके माइंड में जो पहले से स्कीमा सेट था, उसमें वही वाली नॉलेज आकर के एडजस्ट हो गई, और उसने बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया, ग्रास्प कर लिया और आगे बढ़ गया। तो इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, जिसको हम लोग आत्मसात करते हैं। इसमें आपके पहले से बने हुए स्कीमा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब एक बच्चे के माइंड में जो विचार पहले बने हुए होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नया विचार आया, पुराने स्कीमा से कनेक्ट हुआ और इंट्रोड्यूस हुआ आप कह सकते हैं, और उसके बाद वो कनेक्ट हो जाता है और बच्चा आत्मसात कर लेता है। इसके और एसिमिलेशन के बीच की जो प्रोसेस होती है, एसिमिलेशन जब हम करते हैं, इसके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पर हम साम्य धारणा, मतलब आपने किसी चीज़ को देखा,
विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, तो एक बच्चा उस चीज़ को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब साम्य स्थापित हो जाता है। एक इक्वलिटी की पोजीशन होती है, एक इक्वलिटी की सिचुएशन होती है जिसमें कि वो बच्चा नई बातों को आसानी से सीख लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और अप्लाई कर देता है। ये आपकी एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है एक बच्चे की। दूसरी प्रक्रिया होती है एकोमोडेशन की, और एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन है समायोजन। जब हम किसी चीज़ के साथ में समायोजित होते हैं, आप अनुकूलन भी कुछ हद तक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अब पहले वाले में पुराना स्कीमा चेंज नहीं हो रहा था, कोई नया विचार आया लेकिन पुराने स्कीमा से वो मिल रहा था, इक्वलिटी थी उन दोनों में, तो वो आराम से कनेक्ट हो गया और बच्चे ने अपने जीवन में उसको उतार लिया। इस पे मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको कि अगर एक बच्चा किसी चिड़िया को देखता है तो उसको एक चिड़िया उसने देखी या दूसरी चिड़िया देखी तो उसको ये लगता है कि हाँ ये भी उड़ता है और वो दूसरी जो मैंने परसों देखी थी वो भी उड़ती है। तो जब उसने इस तरीके की कोई, तो उसने देख लिया अच्छा जिसके दो पंख होते हैं और वो इस तरीके से आसमान में उड़ती है, इट मीन्स कि मतलब अगर हम उनको कैटेगरी में रखें तो वो बर्ड्स हैं, सारी एक प्रकार की बर्ड्स हैं, तो वो एसिमिलेट हो जाता है इजी वे में, उसको कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कुछ उसने ऐसा देखा जो कि उसके पुराने स्कीमा से डिस्कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर मैच नहीं कर रहा है में से कि जो नया सीखा है वो मैच नहीं कर रहा है बच्चे के पुराने स्कीमा से, तो क्या होता है एक डिसइक्विलिब्रेशन की प्रोसेस होती है। जहाँ पर डिसइक्विलिब्रेशन हुआ इट मीन्स कि बच्चे ने जो कुछ भी नया सीखा वो पुराने वाले से मैच नहीं कर रहा है। तब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ अपने स्कीमा में चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब करने पड़ने से मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जा कर के चेंज करेगा, इट मीन्स कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि उसकी जो मेंटल ऑपरेशन होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और चेंजेस होने के साथ ही वो नए विचार को समझता है, जानता है और अपने स्कीमा में ये परिवर्तन कर लेता है। इसको मैं उसी बर्ड के उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर उसने पहले में ये देखा कि एक बर्ड उड़ रही है और उसके बाद उसने पैरट देखा, ईगल देखा, ठीक है, तो उसको लगा हाँ ये क्रो देखा, पिजन देखा, उसके बाद उसको लगा ये सारी मतलब दीज आर द टाइप ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, बट इनकी कैटेगरी बर्ड्स की है, तो उसने उनको उसमें रख दिया। लेकिन अगर उसने ऑस्ट्रिच देखा, अगर उसने उसको ये लगा और आपने उसको ये बताया कि भाई ये भी उड़ता है, और जब उसको ये लगा कि ये भी उड़ता है बट ये तो पानी में चल रहा है, ठीक है, जब उसको ये लगा, डक को उसने देखा तो उसको लगा ये तो पानी में चल रहा है और ये उड़ता भी है, उसके बाद उसने देखा कि वो कितना उड़ता है, कितनी ऊंचाई तक उड़ता है, तो क्या हुआ उसको कुछ अपने पुराने स्कीमा में चेंजेस करने पड़े। उसको ये समझ में आया कि अच्छा ये जो बर्ड्स हैं वो इतनी हाई फ्लाई करते हैं, लेकिन जो ये ऑस्ट्रिच है इसका जो एरिया है कुछ और है और ये पानी में विशेष रूप से रहता है। तो उसने एडजस्ट तो किया, उसने अनुकूलन तो किया, एकोमोडेट तो किया नए विचार से, नए ऑब्जेक्ट से, लेकिन विद सम चेंजेस। जब कुछ चेंजेस करने से, कहाँ चेंजेस किया, अपने स्कीमा में परिवर्तन किया। तो एसिमिलेशन में हमारे बच्चे के स्कीमा में कोई चेंजेस नहीं होता, वो नई चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेता है, और एकोमोडेशन में चेंजेस के साथ वो किसी चीज़ को समझता है और समायोजन स्थापित करता है। ये दो वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इसके बाद इक्विलिब्रेशन होता है जब आप एसिमिलेट करते हैं, डिसइक्विलिब्रेशन होता है जब आप एकोमोडेट करते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ से तारतम्य स्थापित नहीं होता है, जब कोई चीज़ मैच नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम एडजस्ट करते हैं। हमको लगता है कि अच्छा ठीक है ऐसे कर लो तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तो हम उससे एडजस्ट करते हैं। तो बच्चे ने पुराने स्कीमा में कुछ चेंजेस किया और नई चीज़ों को आत्मसात किया। आत्मसात वर्ड नहीं भी कहेंगे तो हम कहेंगे उससे समायोजन किया। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन, तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके बाद मेंटल ऑपरेशन का नाम उन्होंने बार बार लिया। तो मेंटल ऑपरेशन एक
जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बच्चा जिस प्रक्रिया से होकर के गुजरता है, द प्रोसेस टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो जब बच्चा किसी भी ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट वेज जो है वो चूज़ करता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल ऑपरेशन। तो फिर हम लोग ने स्कीम्स की बात करी, स्कीमा की बात करी, ये सारे कुछ स्पेशल या ख़ास टर्म्स हैं। जब भी हम इनके पियाजे की थ्योरी को बात करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है, आपको लगता है कि इसको हमें और डिस्कस करना है या ये चीज़ नहीं क्लियर है, तो आप टेलीग्राम के चैनल पर भी आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो निश्चित रूप से मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जीन पियाजे की जिन स्टेजेस को इन्होंने डिस्कस किया था, जिन स्टेजेस के माध्यम से इन्होंने डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो इसको हम लोग ने लास्ट क्लास में यहीं तक हम लोग ने पढ़ा था, और अब यहाँ से हम लोगों को आज पढ़ना था, जहाँ पर जीन पियाजे कह रहे हैं ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसकी कुछ 4 स्टेजेस होती हैं। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के आधार पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। तो नंबर 1 पर इन्होंने कहा सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसको मैं इतना पीछे का रब कर देती हूँ। जहाँ पर ये कह रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसके लिए एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, गत्यात्मक या गामक अवस्था। गत्यात्मक या गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, गत्यात्मक या गामक अवस्था। अब गत्यात्मक और गामक अवस्था की जो आपने देखा कि जो एज है वो है 0 to 2 ईयर्स, ठीक है। अब जो 0 to 2 ईयर्स की जो एज है, इसमें एक बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आप थोड़ा सा अवेयर होंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेंसरी मोटर इसलिए कहा क्योंकि उस समय बच्चा गतिविधियाँ या जिसको हम कहें कि सेंसेशन के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा समझता है, स्पर्श करके समझता है, देख करके समझता है। लेकिन उसकी जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, या हम ये कहें कि लॉजिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती तो भी गलत नहीं होगा। तो बस वो ऐसी चीज़ों को देखता है और समझता है, क्योंकि उसकी एज है 0 to 2, वो सिर्फ 2 साल तक का है। तो इसमें क्या होते हैं, उसके जो सेंसेस होते हैं वही उसके टीचर्स होते हैं। वो अपने सेंसेस के आधार पर ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी प्रकार की क्रिया करता है कि अगर उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, उसका नेचर कॉल पर अपना कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें होते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, और उसके जो सेंसेस होते हैं वो ही उसके सेंसेस आर टीचर्स। उसके सेंसेस जो होते हैं वही उसके टीचर्स होते हैं। अपने इन सेंसेशन के आधार पर ही चीज़ों को समझता है। फिर उसका इमिटेटिव बिहेवियर होता है, इमिटेटिव बिहेवियर होता है, वो भी बाद के टाइम पर होता है, शुरुआत में नहीं होता। शुरुआत में तो बच्चा चीज़ों को सिर्फ आप कह सकते हैं कि अपनी माँ को और घर के लोगों को सिर्फ पहचानता है, तो उस समय कोई इमिटेशन का मतलब नहीं है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर जो है वो धीरे धीरे इमिटेशन करने लगता है, इमिटेट करने लगता है, नकल करने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है। तो और उसको ऐसा लगता है कि मतलब यही मैं इसी तरीके का बिहेव करूं जब वो थोड़ा सा चलने लगता है, क्योंकि उसकी जो चलने की प्रक्रिया होती है, जब वो क्रॉल करता है और उसके बाद जब वो खड़ा होता है और वो चलता है, तो इसको भी आप एक इमिटेटिव बिहेवियर ही कह सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब देख रहा होता है, अगर वो सामाजिक जीवन में ना हो, सोशल लाइफ में ना हो, तो उसे नहीं पता होगा कि हमें 2 पैरों से चलना है। तो क्या करेगा, वो हाथ और पैरों सबसे चलेगा। लेकिन वो इमिटेट करता है, वो देखता है कि सब लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो वो भी इस तरीके का बिहेव जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, आफ्टर 9 और 10 मंथ्स वो इसी तरीके का बिहेवियर करते रहता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, जिसको वो कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस।
ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, हिंदी में अगर हम लोग बोले ऑब्जेक्ट परमानेंस को, तो इसको आप लोग बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि आपने बच्चे को सपोज कोई चीज़ दिखाई, आपने उसको ये मार्कर दिखाया और उसके बाद आपने उसको हटा लिया, हाइड कर लिया, तो वो हिडन चीज़ को नहीं ढूंढ पाएगा नहीं, मतलब वो हिडन चीज़ के लिए अपना कोई भी रिएक्शन पे नहीं करेगा, अटेंशन पे नहीं करेगा। जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है तब तक वो ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को रिसीव करता है, परसीव करता है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उसके आँखों के सामने से हट जाता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं करता, उसको याद नहीं रहता, वो समझ नहीं पाता कि अभी जो चीज़ थी वो कहाँ गई। वो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता, कोई भी एक्शन उसका नहीं होता, ना तो वो याद करता है कि अभी जो चीज़ थी वो कहाँ गई, तो बस वो देख लेता है। देख के अगर वो खुश भी हो रहा हो तो उसके बाद भी अगर आप उसको हटा लीजिए तो वो रिएक्शन नहीं करता। तो उस समय तक ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो नहीं आता है लगभग 2 साल तक। लेकिन आप ये ऐसा हमेशा, ये सारे जो बिहेवियर होते हैं ये हमेशा बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप मतलब स्विच ऑन और ऑफ की तरह होते हैं, तो इस तरीके का नहीं होता। तो कभी कभी ये 9-10 महीने तक जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है, धीरे धीरे आने लगता है, और 2 साल तक तो काफ़ी ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, उसको समझने लगता है चीज़ों को कि अभी ये चीज़ थी और नहीं है, और वो रोने भी लगता है। आप कभी उसके सामने से कोई टॉय आप उसको हटा लीजिए, ले लीजिए, तो वो रोने भी लगता है। और फिर इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें गत्यात्मक अवस्था हम लोग इसको कहते हैं, गामक अवस्था कहते हैं, कि मान लीजिए कि बच्चे के पास कुछ दूरी पर कुछ खिलौने पड़े हैं और वहाँ पर एक बेडशीट है या कोई शीट है, उसके ऊपर कुछ खिलौने रखे हुए हैं और उसको वो खिलौने चाहिए, तो वो खुद चाहे क्रॉल करने की स्थिति में हो या धीरे से चलने की स्थिति में हो, तो वो खिलौने नहीं उठाएगा, वो पूरा का पूरा शीट खींचेगा, वो चादर जो है वो खींचेगा और उसके बाद उसको उठाने की वो कोशिश करेगा। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस एज में पाई जाती हैं, 0 to 2 ईयर्स में। तो इन्होंने कहा इस स्तर पर जो इनका संज्ञानात्मक व्यवहार होता है वो ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करता है जिसमें रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं, उनके सेंसेस होते हैं, वो उनके टीचर्स होते हैं, इमिटेटिव बिहेवियर होता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस लगभग 1 वर्ष तक तो नहीं आया होता है और उसके बाद धीरे धीरे आने लगता है। तो ये फर्स्ट स्टेज थी जो सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ये वो पहले वाली स्टेज आपकी 0 to 2 थी और ये वाली स्टेज आपकी 2 to 7 है। तो और ये दूसरी स्टेज है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज अगर हिंदी में बात करें तो हम लोग इसको कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये होगी आपकी 2 to 7 ईयर्स। अब 2 to 7 ईयर में एक बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपने कभी अगर गौर किया हो, कभी ऑब्जर्व किया हो, तो उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो किन चीज़ों के प्रति रिएक्शन देता है, तो ये सारी चीज़ें इस समय इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहली चीज़ तो इस समय जो मेंटल प्रोसेस होता है, उसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत तेज़ी से वर्क करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में सेंसरी मोटर स्टेज थी, वहाँ पर ऑपरेशन वर्ड यूज़ नहीं था क्योंकि वो शरीर से और सेंसेस से चीज़ों को समझ रहा था। यहाँ पर उसकी मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खास बात है, मेंटल ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुके होते हैं। यहाँ से वो चीज़ों को गलत, सही, थोड़ा, कम, ज़्यादा, हर तरीके से कुछ सोचने लगता है। यहाँ पर एक बच्चे की इलॉजिकल थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है, या इलॉजिकल रीजनिंग आप कह सकते हैं, स्टार्ट हो जाती है। तो अब इलॉजिकल इसलिए कि वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका रीज़न चलता रहता है।
अब आप उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जितनी भी चीज़ें जो आकाश में उसने उड़ती हुई देखी, उसको सारी चीज़ें बर्ड लग रही होंगी, चाहे वो प्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो या पतंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसको ऐसा लगेगा ये इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड। तो वो बाद में जाके जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं वो चीज़ों को समझता है, ऑब्जर्व करता है और समझ में आता है, उसको क्लासिफाइड करने लगता है आगे की स्टेजेस में, तब वो समझता है कि अच्छा ये चीज़ें नहीं हैं। तो इलॉजिकल उसकी रीजनिंग होती है। और दूसरी बात क्या होती है कि सबसे पहला होता है कि वो पहले सोचता है और उसके बाद भाषा का विकास होता है। ये जीन पियाजे की एक विशेष बात थी, जहाँ जिस तरफ उन्होंने अपना ध्यान हम लोगों का आकृष्ट कराया, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि चाइल्ड लर्न फर्स्ट, पहले वो सीखता है, पहले वो समझने की कोशिश करता है, उसके ऑपरेशन पहले से स्टार्ट हो चुके होते हैं और उसके बाद उसके अंदर लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, भाषा का विकास होता है। तो आप कह सकते हैं कि थिंक फर्स्ट देन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पहले वो सोचता है और उसके बाद उसकी भाषा का विकास होता है। इसको हम लोग एक और एज कहते हैं और पूछा भी जाता है आपसे इसके लिए, जिसको वो बोलते हैं प्री चाइल्डहुड। इस एज को बोलते हैं प्री चाइल्डहुड। 2 से 7 वर्ष की एज को उन्होंने कहा प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड जो एज होती है जहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसको टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा खिलौनों से खेलना पसंद करता है, तो इसको हम लोग टॉय एज भी कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा खिलौनों से खेलना पसंद करता है। ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, प्री चाइल्डहुड है या टॉय एज क्या है, भाषा का डेवलपमेंट, इलॉजिकल रीजनिंग कहाँ होती है, मेंटल ऑपरेशन कब से स्टार्ट होते हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं इस पर आपका क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें रिवर्सिबल एक्शन नहीं होता, इस एज में रिवर्सिबल एक्शन नहीं होता। तो रिवर्सिबल एक्शन को आप कैसे समझते हैं? रिवर्सिबल एक्शन, नो रिवर्सिबल एक्शन। अब नो रिवर्सिबल एक्शन, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे बच्चे को आपने बताया कि 4 2 जा कितना होता है, ठीक है, आपने बताया 4 2 जा 8 होता है, और उसके बाद आपने उससे पूछा तो फिर 2 4 जा क्या होगा, ठीक है। तो वो 4 2 जा अगर उसके दिमाग में आ गया, लेकिन वो 2 4 जा नहीं बता पाएगा, मतलब रिवर्स नहीं होता, जो एक्शन, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं होता। आपने ऐसे बहुत सारे गेम्स देखे होंगे जहाँ पर वो ब्लॉक से चीज़ों को बना रहा होता है, तो वो अगर वो इस पोजीशन में बना रहा होता है और आप उससे उसको अपोजिट कर दीजिए और उसको आप रिवर्स में बोलिए करने के लिए, तो उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर इसकी जो रिवर्सिबल जो एक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं मेंटल, वो चीज़ें अभी उसकी डेवलप नहीं होती इस एज में। फिर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो इस एज में पाई जाती है और इसके बाद एडोलेसेंट वाली एज में पाई जाती है, वो है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म मतलब आई, मैं। यहाँ पर मैं का जो विकास होता है वो बहुत तेज गति से होता है और वो इतना ईगोइस्टिक होता है कि उसको ये लगता है कि सिर्फ ये आई ही मेरा पूरा संसार है, मेरा पूरा वर्ल्ड है, मेरे अलावा मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी और दुनिया नहीं है। यदि मैं खुश हूँ तो सभी लोग खुश हैं और मैं रो रहा हूँ तो सारे लोग रो रहे हैं या सारे लोग परेशान हैं। तो वो इतना यहाँ इस जगह पर, इस एज में वो बहुत ईगोसेंट्रिज्म की पोजीशन में होता है, सिचुएशन में होता है। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और एज अ टीचर पता भी होना चाहिए आपको कि इस समय पर बच्चे के अंदर बहुत ईगो होता है और वहाँ पर उसको ये लगता है कि उसका जो परसेप्शन होता है वो सिर्फ अपने प्रति होता है, वो बाकी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा विचार नहीं रख पाता।
और यहाँ पर जहाँ लास्ट में जो हम लोगों ने डिस्कस किया सेंसरी मोटर में, वहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था ऑब्जेक्ट परमानेंस का, वहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर प्रॉपरली उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका होता है, जहाँ पर वो ऐसी चीज़ों पर रिएक्शन करता है जो उसके सामने है और आपने उससे ले ली, तो उसके बाद वो रिएक्शन करेगा, वो रोने लगेगा, वो नाराज़ भी हो जाएगा, वो ढूंढेगा भी वो हिडन चीज़ों को। अगर आपने कहीं छुपा दी है या आपने पॉकेट में डाल ली है या हाथ पीछे करके आपने उससे छुपाने का प्रयास किया, तो यहाँ पर चूंकि वो रिकॉल कर रहा है, अगर आपने उसको कोई चीज़ दी या दिखाई और उसके बाद आपने छुपा ली, तो यहाँ पर चूंकि वो चीज़ों को पहचानने लगा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है, वस्तु स्थायित्व आ चुका है, तो उसने कोई चीज़ एक बार देखी तो उसके माइंड में सेट हो गई, उसका स्कीमा उसके मस्तिष्क में बन गया और फिर वो धीरे धीरे उन चीज़ों को रिकॉल करता है, याद करता है और ज़ोर से मतलब रोने लगता है, रिएक्शन क्रिएट होता है। और इसको आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने देखा होगा कि यदि किसी बच्चे के फैमिली में ऐसा होता है कि उसके जो दादा दादी होते हैं या कोई ऐसा बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है जो उसके सामने नहीं रहा हो, तो उसको उस समय अगर वो छोटा है तो वो थोड़े समय के बाद उनको भूल जाता है और थोड़े समय के बाद उसको याद नहीं रहता। लेकिन अगर यही एज उसकी बाद की हो गई और उसके बाद अगर उसके कोई बिछड़ जाता है, कोई दूर चला जाता है, तो वो उनको याद करता है और लंबे समय तक जो है उसकी लाइफ लॉन्ग उसको मेमोरी में रहता है और वो रिकॉल करता रहता है। तो वो ये जो स्टेज थी आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद की जो स्टेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये जिसको बोलते हैं मूर्त संज्ञानात्मक क्रियाएं। मूर्त संक्रियात्मक से आपको समझ में भी आ रहा है। तो जहाँ पर हम मूर्त संक्रियात्मक क्रियाएं कह रहे हैं, मूर्त से तात्पर्य होता है जो चीज़ें या वस्तु ठोस रूप में हमारे सामने है। तो एक बच्चा उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्शन करता है जिन चीज़ों को वो अपने सामने देखता है। अब उसने अपने सामने किसी टॉय को देखा, उसने अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, कोई भी चीज़, किसी व्यक्ति को देखा, तो वो उस पर तो रिएक्ट करेगा, लेकिन जो अमूर्त चीज़ें होंगी उस पर वो रिएक्ट नहीं कर पाता या समझ नहीं पाता। उसकी जो मेंटल ऑपरेशन होते हैं वो अमूर्त चीज़ों की तरफ नहीं होते हैं, तो वो मूर्त चीज़ों पर रिएक्शन देता है, समझता है। तो यहाँ पर जहाँ हमने पहले कहा कि वहाँ पर इलॉजिकल थिंकिंग होती है, यहाँ से वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ता है। ठीक है, पहले में आपने पढ़ा थिंकिंग नहीं होती है जहाँ पर सेंसरी मोटर्स के आधार पर होती है, दूसरे में आपने देखा इलॉजिकल थिंकिंग होती है या रीजनिंग होती है। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग होने लगती है, वो चीज़ों को तार्किक आधार पर भी थोड़ा सा क्यों, कहाँ, कैसे जैसे शब्द उसकी डिक्शनरी में आ चुके होते हैं और वो बहुत सारा जो है बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। रिवर्सिबल एक्शन भी यहाँ पर वो करने लगता है, रिवर्सिबल एक्शन भी करता है। रिवर्सिबल एक्शन का मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपने उसको 4 2 जा बताया तो उसे 4 2 जा याद रहेगा, लेकिन 2 4 जा नहीं याद रहेगा। उसी तरीके से जो टॉयज़ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर वो रिवर्स एक्शन नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर वो रिवर्स एक्शन भी कर पा रहा है। अगर वो सीधा चल लेगा तो वो उल्टा भी चल लेगा, या वो सीधे तरीके से किसी चीज़ को समझ लेगा तो वो बैक कंडीशन में भी उस चीज़ को समझ पाएगा। फिर आता है यहाँ पर उसके अंदर क्लासिफिकेशन करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन जो एबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है क्लासिफिकेशन करने की। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। अब यहाँ पर उसको ये समझ में आ गया कि भाई स्पीशीज़ क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, उसमें भी उनकी कैटेगरी क्या होती है।
तो वो सारी चीज़ों को, फिर पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, डोमेस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं वो एनिमल्स कौन से होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, वो धीरे धीरे कैटेगरीज करना समझ लेता है। उसको घर के लोग और बाहर के लोगों में भी डिफरेंस समझ में आता है। वो घर के जो काम मेड होते हैं उनमें और बाहर के लोगों में डिफरेंस समझ लेता है। वो रियल और जो फैंटेसी है इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर लास्ट के एज में करने लगता है। अच्छा, मैंने इसकी आपको एज नहीं बताई, 0 to 2, 2 to 7, और ये है आपकी 7 to 12, जहाँ पर आप इसकी बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो 7 to 12 या 7 to 11 भी कहीं कहीं आपको 7 to 11 भी मिलेगा। तो ये है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर आप क्लासिफिकेशन बच्चा करना सीख जाता है, रीजनिंग करना सीख जाता है और दूसरों पर भरोसा करना उसको धीरे धीरे आता है। तो यहाँ बिलीव इन अदर्स, जहाँ पर वो धीरे धीरे दूसरों पर भरोसा करना सीखता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी एज में होने लगता है और वो अपनी बात को, क्योंकि वो कहने लगता है, जानने लगता है, तो समझने भी लगता है और अपनी बात को कहने भी लगता है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस एज को हम लोग बोलते हैं मतलब आप ये कह लीजिए, चूँकि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो एज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती है तो इसको बोला जाता है गैंग एज। उसको जैसे हम लोग बोल रहे थे, इसको बोलते हैं हम लोग गैंग एज। तो यहाँ पर गैंग एज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर जो अपने ग्रुप को बनाने का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो आने लगता है। तो इसको आप प्री गैंग एज भी कहते हैं, मतलब इसको कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड वो प्री चाइल्डहुड था, ये लेटर चाइल्डहुड, और इसको हम लोग बोलेंगे प्री गैंग एज। अब डेवलपमेंट हो रहा है गैंग एज का, जहाँ पर वो अपने साथ के लोगों का ग्रुप बनाने की शुरुआत करता है, लेकिन बहुत चूँकि उसको बाहर जाने की इतनी परमिशन नहीं होती और वो छोटा होता है, तो इसको आप जो घर में आया उनके साथ उसके अंदर गैंग बनाने की, मतलब एक समूह बनाने की, ग्रुप बनाने की टेंडेंसी जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। इसलिए इसको हम लोग प्री गैंग एज भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर वो ये भी समझ जाता है कि जो चीज़ें होती हैं उनका रूप कैसे बदलता है, किस तरीके से वो डाइवर्ट होती हैं, वो कन्वर्ट होती हैं, कि एक पानी है तो वो बर्फ़ में कैसे कन्वर्ट होता है, आइसक्रीम किस तरीके से बनती है। तो उसके अंदर ऐसी चीज़ों को भी समझने की जो प्रोसेस है वो डेवलप होने लगती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके बाद जो 7 to 12 हो गया, अब इसके बाद की जो एज होती है इसको, या स्टेज होती है, इसको इन्होंने नाम दिया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल, ये 4th है आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आप फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, ये आपका है 12 to 15। जीन पियाजे का मानना था 15 वर्ष तक जो भी संज्ञानात्मक विकास होना होता है वो हो चुका होता है, वो हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जीन पियाजे कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की जो एक्सट्रीम जो अवस्था होती है वो 15 ईयर्स तक की होती है। तो ये एक खास बात थी इसकी, जहाँ पर ये हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसके बाद इन्होंने, अब आप ऐसे सोच लीजिए कि जितनी चीज़ों को हम लोग ने लॉजिकल थिंकिंग की बात करी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करी, जो कन्वर्ट थिंकिंग की बात करी, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करी। डिडक्टिव रीजनिंग आप कह सकते हैं, यहाँ पर वो रूल्स को समझने लगता है, रूल्स को फॉलो करने लगता है, कभी कभी रूल्स को क्रिएट भी करने लगता है। क्योंकि जब वो बच्चे खेलते हैं तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि वो जब खेलते हैं तो उसके कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है, इस नियम को जो फॉलो करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग खेलेंगे। तो बच्चे यहाँ पर रूल्स को मानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो जितनी जो पिछले समय में जो स्टेजेस में जो चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें अपने
हाईएस्ट लेवल पर होती हैं, अपने हाई लेवल पर होती हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। और उसको हम लोग ने प्री गैंग एज कही थी, ये आपकी गैंग एज होती है, जहाँ पर पूरी तरीके से बच्चे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो अपने गैंग में, अपने ग्रुप में अच्छा लगता है। और दूसरी बात, जहाँ पर प्री चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर आई सबसे ज़्यादा था या ईगो था, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा हाई आई होता है, जहाँ पर वो इतना ईगो सेंट्रिज्म होता है, अपने उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, क्योंकि ये एडोलेसेंट की एज भी होती है। हॉल ने कहा था तनाव और तूफान का काल है ये, तो ये एज होती है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पर होता है उसका आय। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो प्री चाइल्डहुड के अलावा कौन सी एज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ईगोसेंट्रिज्म की बात होती है, या इस एज के अलावा कहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म की बात होती है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। ये सबसे ज़्यादा ऐसी स्पेशल एज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे का आई उसको हमेशा कुछ नया करने के लिए कभी पीछे खींचता है, कभी आगे खींचता है। डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है इस समय पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत डिटरमाइंड नहीं होता वो। कभी उसको लगता है ये चीज़ ठीक है, कभी लगता है वो चीज़ ठीक है, क्योंकि ये ऐसी ही एज होती है, ऐसी अवस्था होती है। तो ये बात है। लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरीके से अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है। तो अब चूँकि उसकी भाषा भाई अब वो स्कूल में है, तो यहाँ पर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है। एक बच्चे की कितनी अच्छी भाषा का विकास होगा, वो कितना अच्छा लिख सकता है, वो किन शब्दों के माध्यम से अपने भावों को एक्सप्रेस करता है, ये सारी चीज़ें जो है इस एज में ही उसके अंदर डेवलप होती हैं। तो वो उसकी डाइवर्जन थिंकिंग, कन्वर्ट थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो है इस एज में अपने हाईएस्ट लेवल पर होती हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो रूल्स बनाने भी लगता है, समझने लगता है। वो एक अपनी ही फैंटेसी की दुनिया में होता है। इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है, इमेजिनेशन होता है। और इमेजिनेशन के साथ वो अपनी एक फैंटेसी लाइफ को लीड करता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने चाहा, सब कुछ बस वैसा ही होने वाला है। वो रियलिटी से दूर होता है और अपनी फैंटेसी की दुनिया में होता है। उसको ये लगता है कि ये जैसा मैं बोल रहा हूँ या जैसा मैं सोच रहा हूँ यही सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग एडोलेसेंट के एज में जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त, हाँ अब ये एक चीज़ छूट गई थी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त इसलिए कहते हैं कि अभी तक वो पहले की स्टेजेस में वो किसी व्यू को या किसी विचार को नहीं समझ रहा था, वो उन चीज़ों पर रिएक्शन कर रहा था जिन चीज़ों को वो देख सकता था। लेकिन इस स्टेज में उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है, उसका कॉग्निटिव इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वो उन चीज़ों को भी समझने लगता है, जानने लगता है जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती, उसके विचारों के माध्यम से। चाहे हम फिलॉसफिकल टर्म की कुछ बात करें, गॉड की बात करें, सोल की बात करें, ऐसी कुछ चीज़ें अगर उसके सामने बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो वो चीज़ें उसको समझ में आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। वहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पर ही उसकी रीजनिंग या उसकी थिंकिंग डिपेंडेंट नहीं होती, वो इसके अलावा भी चीज़ों को समझने लगता है। एबनॉर्मल या पैरा साइकोलॉजिकल चीज़ों को भी वो समझने लगता है। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि हम लोगों ने आज पढ़ी जीन पियाजे की। इसके बाद हम एक चीज़ और छूट जाती है कि भाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक टीचर के लिए जब वो बच्चे के इन स्टेजेस को बहुत अच्छे से जानता है, तो नो डाउट अगर एक टीचर किसी बच्चे की साइकोलॉजी अच्छे से समझ रहा है, तो वो चाहे आप मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें, चाहे आप उसकी लर्निंग एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाने की बात करें, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इन बातों का ज्ञान होगा तो आपकी क्लास में वो चीज़ें नज़र आएंगी। फिर उसी तरीके से चूँकि जीन पियाजे एक फैसिलिटेटर थे, उन्होंने कहा कि हमें उसको व्यूज़ को
क्रिएट करके नहीं देना है, बल्कि बच्चा अपने नॉलेज का निर्माण स्वयं कर लेगा। इसलिए हमको भी बच्चे को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि जैसे कि वो एक डिस्कवरर है, मतलब उसे चीज़ों को खोजना है। तो विवेकानंद ने भी अपने दर्शन में ये बात कही, अपनी फिलॉसफी में ये बात कही कि हमें बच्चों को सिर्फ सूचनाएं एकत्र करके नहीं देनी है, हमें उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं बनाना है, बल्कि हमको वो किस तरीके से अपने लिए रास्तों का निर्माण करे, अपने लिए नॉलेज गेन करे, इस बात पर फोकस करना है। तो एक टीचर को एक बहुत अच्छा गाइड होना चाहिए। ये थ्योरी में बताती है कि हमें उसको सिर्फ उसके दिमाग में सूचनाएं नहीं ठूसनी है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं ठूसनी है उसके दिमाग में, हमें कंपेल नहीं करना उसको सीखने के लिए, बल्कि हमको उसकी स्टेजेस को समझते हुए उसको गाइडेंस देनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, और उसके माध्यम से हम उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम कई बार ऐसा भी होता है कि एक आजकल स्पेशली एक ऐसा ट्रेंड है कि जो मदर्स होती हैं उनको ऐसा लगता है कि एक छोटे से बच्चे को भाई उसको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, उसको डांसर भी होना चाहिए, सिंगर भी होना चाहिए, और वो सारी चीज़ों को समझने वाला हो। तो अगर हम इस चीज़ को जानेंगे कि भाई उसकी एक मेंटल प्रोसेस होता है जिस स्तर से हो करके ही उसके अंदर सारी एबिलिटी डेवलप होती हैं, उसके अंदर सारे जो प्रोसेस हैं वो चलते हैं, तो एक टीचर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको NEP से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, जहाँ पर आज हम सूचनाओं के एकत्रण से पीछे हट करके बल्कि हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम उनको वही पढ़ाने की बात कर रहे हैं जैसा वो पढ़ना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट एरिया पे बात कर रहे हैं। ये जो थ्योरी है ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी है। हमारी NEP भी एक चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बात करने वाली ही पॉलिसी है। तो आप कह सकते हैं कि जीन पियाजे की ये थ्योरी एजुकेशन इम्प्लीकेशन के लिए एज अ टीचर, चाहे हम स्कूल की बात करें, टीचर की बात करें, तो हमें भी बच्चे के साथ में एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए, एक गाइड की भूमिका में होना चाहिए, एक काउंसलर की भूमिका में होना चाहिए, ना कि हम उसके मस्तिष्क में ढेर सारा अनावश्यक रूप का ज्ञान तो नहीं कहेंगे, सूचनाएं जो है उसके दिमाग में डालते रहें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी सारे टीचर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, जिसके माध्यम से हम बच्चे को वही पाथ, वही रास्ता दे सकते हैं जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है, बेस्ट होता है। तो ये थी आज आपकी जीन पियाजे की थ्योरी। जल्दी ही हम लोग वाइट्स्की की भी थ्योरी डिस्कस करेंगे, और निश्चित रूप से पेपर की डेट बहुत पास आ चुकी है, और आप सभी जो हैं बहुत मन लगा करके ध्यान से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, कमेंट करते रहिए, पूछते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ध्यान रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुँचाइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।